फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में मैंने गिरवी के बारे में पूरा डिटेल बताया था। गिरवी क्या है, गिरवी की आवश्यक तत्व क्या है, गिरवी में पावनी और पावनर के क्या राइट्स हैं, है ना, ये बताया। आज मैं नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, एजेंसी। एजेंसी जो है अभिकरण, जिसकी हिंदी होती है अभिकरण। एजेंसी जो है वो लैटिन भाषा के एजेंटिस शब्द से मिलकर बना हुआ है। एजेंसी और एजेंट दोनों लैटिन भाषा के एजेंटिस शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है, कर्ता, एक्टर और डोर। अर्थात अभिकरण ऐसे शब्द का वर्णन करता है कि जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है। अर्थात दो व्यक्तियों के मध्य स्थापित ऐसा संबंध है जिसमें एक व्यक्ति जिसे मालिक कहते हैं, अभिव्यक्त यानी एक्सप्रेसली या विवक्षित इम्प्लाइडली रूप से सहमति देता है, उसी प्रकार दूसरा व्यक्ति भी सहमति देते हुए उनका प्रतिनिधित्व करता है या उसके बदले में कार्य करता है, जो कि अभिकर्ता कहलाता है। यानी कि टोटल जो है पूरा, अगर आप इसको समझना चाहें कि एजेंसी में दो लोगों का होना बहुत आवश्यक है, एक मालिक का और एक अभिकर्ता का, यानी कि एजेंट का और प्रिंसिपल का होना बहुत जरूरी है। तो इसमें एक व्यक्ति मालिक होता है जो है वो चाहे अव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से अपनी सहमति देता है अभिकर्ता को किसी कार्य को करने के लिए, तब वो एजेंसी फॉर्म हो जाती है। अब इसमें आवश्यक तथ्य क्या होता है, मालिक जो है वो संविदा करने के लिए सक्षम होना चाहिए। यानी कि सक्षमता, जहाँ जहाँ सक्षम शब्द का प्रयोग होगा, साउंड माइंड का होना चाहिए, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो भी उसमें आता है सक्षमता में, माइनर नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तब वो जो है क्या है संविदा कर सकता है। वो सेक्शन 183 में बताया गया है। कोई भी व्यक्ति अभिकर्ता हो सकता है, 184 में कौन अभिकर्ता हो सकता है हम आगे आपको बताएंगे। अभिकरण की स्थापना के लिए प्रतिफल आवश्यक नहीं है, कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं है कि अभिकरण बने तो उनमें कंसिडरेशन हो ही, ये कोई आवश्यक नहीं है। सेक्शन 182 में अभिकर्ता और मालिक की परिभाषा बताई गई है। 182 के अनुसार अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए या पर व्यक्तियों से संव्यवहार में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित किया जाता है। और मालिक वह व्यक्ति होता है जिसके लिए कार्य करता है या जिसका प्रतिनिधित्व करता है, वह मालिक कहलाता है। और अच्छी तरह को समझ लेना चाहिए कि अभिकर्ता जो है वो किसी व्यक्ति के द्वारा नियोजित किया जाता है, और उस जो व्यक्ति नियोजित करता है उसका वह कार्य करता है, और उसके तीसरे व्यक्ति से जो है वो संव्यवहार करता है अपने मालिक के प्रतिनिधित्व के रूप में। और जो मालिक होता है, मालिक जो है जिसके लिए वो कार्य कर रहा है, उस कार्य जो करता है वह जो है मालिक होता है। मालिक का जो है वो अभिव्यक्त रूप से या तो विवक्षित रूप से सहमति होती है उस कार्य को करने के लिए। अब ये कहते हैं अभिकर्ता कौन हो सकता है? क्या नौकर जो अपने मालिक के लिए कार्य करता है अभिकर्ता हो सकता है? नहीं हो सकता। वैसे तो आम भाषा में वो मालिक का कार्य करता है, लेकिन वो किसी तीसरे व्यक्ति से संव्यवहार करने के लिए वो प्रतिनिधित्व का कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसको जो है वो दायित्व नहीं दिया गया है। इसी प्रकार से खानों में, सड़कों में घरेलू नौकर, ये सब जो है इसी श्रेणी में आते हैं, और वो जो है अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकते।
अभिकर्ता नहीं हो सकते। परंतु अभिकर्ता होने के लिए जो है क्या आवश्यकताएं हैं, कौन अभिकर्ता हो सकता है? देखा जाए तो अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति के लिए कोई कार्य करने या तीसरे व्यक्ति से संव्यवहार प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है। तो अब उसके लिए क्या जरूरत है? एक व्यक्ति ही होता है जिसमें कृत्रिम व्यक्ति भी सम्मिलित है, आर्टिफिशियल पर्सन भी आते हैं, जो एक अन्य व्यक्ति द्वारा अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से नियोजित किया जाता है, चाहे अव्यक्त रूप से चाहे विवक्षित रूप से नियोजित किया जाता है। यहाँ तक कि 3 सहस्वामी अगर संयुक्त रूप से किसी को नियोजित करते हैं, अभिकर्ता के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। और नियोजित करने का उद्देश्य क्या होता है? उस व्यक्ति का कार्य करना, तीसरे व्यक्ति के साथ संव्यवहार स्थापित करना या उसका प्रतिनिधित्व करना, यानी मालिक का प्रतिनिधित्व करना तीसरे व्यक्ति से व्यवहार करने के लिए। तीसरे व्यक्ति से संव्यवहार करने का ऐसा व्यवहार करना, ऐसा संव्यवहार करना जैसे मालिक के स्थान पर ही वो कार्य कर रहा हो, मालिक के स्थान पर ही कार्य कर रहा हो, मालिक के स्थान पर ही कार्य कर रहा हो। संबंधी में जो है सलाहकार जो है वो अभिकर्ता नहीं होता है। सलाहकार जो है अभिकर्ता नहीं होता है। अभिकर्ता की स्थिति का मूल तत्व यह है कि वह अपने कार्यों द्वारा मालिक को तीसरे व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी बनाता है। तीसरा व्यक्ति साथ में आना चाहिए, तीसरे व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी बना देता है अपने मालिक को। वह अपनी अधिकार शक्ति के अंतर्गत कार्य करते हुए मालिक को अपने कार्य के लिए बाध्य कर देता है। तीसरे व्यक्ति से अपना संबंध स्थापित करके व्यवहार करके मालिक को उसके दायित्व को करने के लिए जो है वो जो है उत्तरदायी ठहरा देता है। वाद प्रस्तुत कर सकता है, ना तो अपने नाम से वाद प्रस्तुत कर सकता है और ना उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकता। प्रतिनिधि के रूप में काम करता है तो मालिक के ही विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जाएगा और मालिक ही किसी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करेगा। परंतु अनधिकृत कार्य करने के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। अनधिकृत रूप से कोई कार्य करेगा जिसके लिए उसको अधिकार नहीं दिया गया है या जिसका उसको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, तो वो अपने लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। परंतु अगर बशर्त यह है कि वहाँ पर उस कार्य को अनुसमर्थित ना किया जाए मालिक के द्वारा, अगर असमर्थित कर दिया जाएगा तो फिर उसके लिए मालिक उत्तरदायी होगा। अभिकर्ता जो है वो कौन हो सकता है? मैं देख रहा हूँ अभिकर्ता कौन हो सकता है? जहाँ तक मालिक और पर व्यक्तियों के बीच का संबंध है, कोई भी व्यक्ति अभिकर्ता हो सकता है, किंतु कोई भी व्यक्ति जो प्राप्त वय और सत्यचित्त का हो, यानी कि जिसकी वो माइनर ना हो, अनसाउंड माइंड का ना हो और अभिकर्ता नियुक्त किया गया हो, जिस कार्य के लिए उसको नियुक्त किया गया हो उसी कार्य के लिए वो अभिकर्ता हो सकता है। अभिकर्ता के लिए सबसे बड़ा काम यह है कि वो स्वामी का कार्य करता है। अभिकर्ता का कार्य स्वामी का कार्य माना जाता है, इसलिए अभिकरण की स्थापना में अभिकर्ता एक साधन मात्र है। अतः वह व्यक्ति जो स्वयं संविदा के लिए सक्षम नहीं है, दूसरे के लिए संविदा कर सकता है। इस धारा के अनुसार मालिक तथा अन्य व्यक्ति के मध्य संबंध स्थापित कराने के लिए कोई भी व्यक्ति जो अवैध न हो अभिकर्ता हो सकता है। ऐसे अभिकर्ता को उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता। अतः स्वामी अपने जोखिम पर अवैध विकृत या अनसाउंड माइंड को अभिकर्ता नियुक्त करता है। अर्थात यह है कि अभिकर्ता जो है वो अनसाउंड माइंड स्वस्थ चित्त का होना चाहिए और वैध होना चाहिए, तभी वो
जो है अभिकर्ता हो सकता है। अगर वो स्वस्थचित्त का अनसाउंड माइंड है, स्वस्थचित्त का नहीं है, तो मालिक अपने रिस्क पर उसको अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है, क्योंकि मालिक अभिकर्ता के द्वारा किए गए कार्य के लिए मालिक उत्तरदायी होता है और मालिक को सारी उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है, चाहे वो तीसरे व्यक्ति से संविदा करने के लिए हो या किसी और भी कार्य के लिए हो, या जिस कार्य के लिए उसको सौंपा गया है उस कार्य के लिए वह उसका मालिक का उत्तरदायित्व होता है। आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि आगे का वीडियो भी हम और उत्साहपूर्वक बना सकें। धन्यवाद।